हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी फॉर पेपर 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टॉपिक देखने जा रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये आपके पेपर 2 का सिलेबस, जो पेपर 2 है आपका, उसके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, CCE। ठीक है, तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, तो जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था तो उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन भी उसमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कब आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत इस अधिनियम में इसके बारे में दिया हुआ है। और ये अधिनियम अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ हमारे देश में? तो यह अधिनियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। यह अधिनियम हमारे देश में लागू हुआ है। यदि आपसे पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा ये आया, तो याद रखना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब से हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से ये हमारे देश में सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारे देश में लागू हुआ है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? इसका मतलब क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो आइए हम समझ लेते हैं। CCE जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो CCE का मतलब है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि यहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या क्या है वो शब्द? सतत, व्यापक और मूल्यांकन। ठीक है, अब ये यदि हम बात करें कि ये इसको लाया गया किसके माध्यम से? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाया गया। उद्देश्य क्या इसमें रखा गया? तो उद्देश्य क्या था, क्यों इसको लाया गया? तो इसका उद्देश्य था, एग्जाम में पूछा गया है, तो उद्देश्य याद रखना, समग्र विकास। उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका उद्देश्य है। समग्र विकास के लिए इसे लाया गया था। ठीक, इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? उद्देश्य पूछेगा तो बिल्कुल याद रखना है। यदि हम सतत की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 शब्द ओवरऑल जुड़े हैं, जैसे कि सतत, व्यापक, और इन दोनों के साथ में इवैल्यूएशन है ना? जो इवैल्यूएशन इसके साथ भी है, इवैल्यूएशन इसके साथ भी, मूल्यांकन होना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है ना? डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं। यदि हम सतत की बात करें, हम कंटिन्यूअस की बात करें, तो ऐसा मूल्यांकन जो कि डेली बेसिस में हो रहा हो। सतत का मतलब क्या होता है बताइए? कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है जो डेली बेसिस में हो रहा है, जो डेली हो रहा है जो मूल्यांकन, या फिर हम मान करके चले जो साप्ताहिक रूप से हो रहा है, या फिर जो मंथली हो रहा है। यही है ना सतत, मतलब कि रुका नहीं है, वो कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो जो डेली है, वीकली है, मंथली है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है फिर? व्यापक मतलब क्या होता है? तो व्यापक के अंतर्गत दो चीजें आती। व्यापक मतलब क्या होता है कि शैक्षिक मूल्यांकन हम कर रहे हैं, हम मूल्यांकन करें, हम शैक्षिक मूल्यांकन करें कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या है क्या नहीं। साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, आप खेल कूद, नाच गाना, डांस, ड्रामा, डिबेट, भाषण, ये सभी चीजें होती हैं। तो शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक मूल्यांकन भी आ जाते हैं। ठीक, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं। तो आई होप यहाँ से आप लोगों को एटलीस्ट मीनिंग समझ में आया। क्या क्या चीज़ें जल्दी बताओ, हमने पढ़ा क्या क्या कि CCE
हमारे देश में किस अधिनियम के माध्यम से आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो है हमारे देश में लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से? तो 1 अप्रैल 2010 से ये हमारे देश में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, सीसीई में 2 शब्द हैं, एक है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यदि हम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात करें, यानी कि सतत जो मूल्यांकन चल रहा है, यानी कि डेली बेसिस पे आप मूल्यांकन कर रहे हो बच्चों का, आप वीकली कर रहे हो, साप्ताहिक रूप से कर रहे हो, आप मंथली कर रहे हो, ठीक। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक मूल्यांकन मतलब क्या होता है? व्यापक मतलब कुछ चीज छूटना नहीं चाहिए। वो जब कुछ छूटना नहीं चाहिए तो विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं एवं सह शैक्षिक गतिविधियां को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, यानी कि स्कॉलस्टिक होता है और एक को स्कॉलस्टिक होता है। तो ये दोनों ही गतिविधियां आती है, तो इनका मूल्यांकन। आई होप मीनिंग अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आइए अब हम इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं। मीनिंग आप लोगों को एक बार समझाना था, बाकी चीजें तो आप लोग समझ ही जाओगे। अब ये बात एक और आती है, ये इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, तो वो 2 प्रकार से होता है। मूल्यांकन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। क्या क्या होता है? तो एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन की बात बता रहे ना, ये लिखा हुआ है इवैल्यूएशन, तो ये 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? एक फॉर्मेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है। एक समेटिव होता है यानी कि योगात्मक होता है, ठीक। अब पूछ लिया जाएगा कि इसका कितना प्रतिशत, इस मूल्यांकन का फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है उसका कितना प्रतिशत होता है? तो 40% इसका योगदान होता है। और समेटिव का कितना होता है? इसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, तो इसका जो है योगदान 60% होता है। ये प्रतिशत में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बता दी हूँ। यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से गलत नहीं होगा। फॉर्मेटिव वाला जो होगा वो 40% और समेटिव वाला 60% होता है, ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, ये जो फॉर्मेटिव होता है, ये जो फॉर्मेटिव है इसका मतलब कि हम जैसे कि लगातार हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। कैसे लगातार हम करते हैं? जैसे कि डेली बेसिस में हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, हम उनको जैसे कि फीडबैक देते हैं बच्चों को, ठीक। तो वो हो गया। अब समेटिव मतलब योगात्मक। योगात्मक का अर्थ क्या होता है? एट द एंड यानी कि जब एनुअल एग्जाम होता है ना, वार्षिक परीक्षा जब होती है, उस समय आप योग निकाल करके दे दिए कि देख लो तुम्हारा परसेंट इतना बना है, यानी कि कक्षा 9वीं में तुम्हारा इतना प्रतिशत आया। वो क्या है? वो मूल्यांकन कैसा है? तो वो समेटिव है, योगात्मक है। फॉर्मेटिव की यदि हम बात करें तो फॉर्मेटिव के अंतर्गत क्या आ जाता है? फॉर्मेटिव के अंतर्गत आता है डेली आप उनको फीडबैक दे रहे हो कि नहीं तुम्हारा ना ये वाला सही नहीं, इसको ऐसा यहाँ पे सुधार। होमवर्क करके आ रहा है बच्चा, आप बता रहे हो उनको, ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सुधार लो, ये चीज़ ठीक, तो ये चीज़ को तुमको करेक्ट करना है। तो ये वाली जो चीज़ होती है वो फॉर्मेटिव के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। समझ में आया? इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी कि इसमें डेली फीडबैक्स जो हम देते हैं, है ना, वो आता है। और इसमें एट द एंड जो एनुअल एग्ज़ाम होता है वो इसमें आता है, ठीक। अब आ जाओ, इतना मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम देखेंगे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, अब वही सभी चीज़ें अब यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक एक करके सबको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और मीनिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि हम देखिए, Continuous and comprehensive evaluation is a process of assessment which has been made compulsory by the Right to Education Act of India in 2009, ठीक। उसका हिंदी वर्जन में लिखा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना, हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है कि यह जो है कब से एकदम अनिवार्य हो गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया तब से सतत और व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य हो गया। बताते भी जा रहे हो, है ना। इट रेफर्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या? सीसीई आखिर होता क्या? तो ये स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ये क्या होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है
हाँ, जो बच्चे के विकास से संबंधित स्कूल गतिविधियों की सभी पहलुओं को शामिल करता है। बच्चे के विकास से संबंधित स्कूल गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। इसमें दो उद्देश्य निहित होते हैं। क्या क्या है? एक कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए और दूसरा क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सतत मूल्यांकन होना चाहिए एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। और वही चीजें लिखी है, दो उद्देश्य पर जोर देता है। व्यापक रूप से सीखने के परिणामों के मूल्यांकन और मूल्यांकन में निरंतरता यानी कि सतत, दो उद्देश्य हैं। ठीक, फिर क्या बताया गया है? जो इट ट्रीट इवैल्यूएशन एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो मूल्यांकन हो रहा है ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ये जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया ही है। ठीक, और इवैल्यूएशन इन अ कॉग्निटिव डोमेन is associated with evaluation of cognitive abilities such as knowledge, understanding, application, etc. मूल्यांकन को यदि हम बात करें तो ये है क्या? तो ये मूल्यांकन हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली में मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हम वहाँ पे क्या चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग आदि जैसे कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान कितना है, तुम समझ कितना, अनुप्रयोग कितना उसको कर पा रहे हो, यही तो मूल्यांकन है। उसी को तो हम देख रहे हैं। जैसे कि एनुअल एग्जाम हम ले रहे हैं, हम डेली उनको वर्क दे रहे हैं, उसके बाद चेक करें फॉर्मेटिव और समेटिव, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक का 40% योगदान होता है और एक का 60% होता है। मूल्यांकन में आप ज्ञान ही तो चेक करो ना, उनकी समझ चेक कर रहे हो, कितना तुमने पढ़ा, कितना क्या नहीं तुमने पढ़ा है, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इवैल्यूएशन इन effective domain means evaluation of attributes such as attitudes, motives, interest and other personality. इवैल्यूएशन के अंतर्गत उनके जो उद्देश्य भी आ जाते हैं, उनकी रुचियां भी आती है और जो दूसरे अदर पर्सनालिटी ट्रेड्स भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आप करोगे तो उसमें आप तो शिक्षा का क्षेत्र भी देखोगे और उसके अलावा जो सहपाठ्य चर्चा गतिविधियां होती, पाठ्यचर्या गतिविधियां होती हैं, सहपाठ्यचर्या गतिविधियां होती हैं, यानी कि को कैरिकुलर या एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो एक्टिविटी स्कूल में होती है, जैसे कि डांस, ड्रामा, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, डिबेट, स्पीच, ये सभी होता है। रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्राफ्ट कंपटीशन, सलाद डेकोरेशन, तो ये सभी चीजें को कैरिकुलर एक्टिविटीज में आती है, सह पाठ्यचर्या गतिविधि। तो इसमें पढ़ाई को भी देखते हैं, व्यापक के अंतर्गत पढ़ाई को भी देखेंगे, साथ में ये सभी जो गतिविधियां होती हैं वो उसको भी सम्मिलित किए रहता है। इसीलिए ये तो पहले नॉलेज चेक कर लिया, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन चेक कर लिया, इवैल्यूएशन उसको चेक किया, साथ में इवैल्यूएशन बच्चे के इंटरेस्ट और रुचियों को देख रहा है, उनके उद्देश्य, उनका एटीट्यूड क्या है और अदर पर्सनालिटी क्या है, बाकी पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि बच्चा बोल रहा है, अब बच्चा बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा स्पीच बढ़िया दे लेता है, डिबेट वाद विवाद में बहुत अच्छा है बच्चा। ठीक, तो यही चीजें आपने मूल्यांकन कर ली, वहां पे कंपटीशन हो गया, समझ में आ गया। ठीक, और इवैल्यूएशन इज द साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर डोमेन है that involves assessing learners skill to use their hands, example in handwriting, construction and projects. ये साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या यूज होगा, मसल्स, नर्व्स, नर्व सेंटर यूज होगा। और वो ये सभी चीजें आप ये बताओ को आप लिख रहे हो, आपका एग्जाम है, लिख रहे हो, वहां पे आप हाथ तो यूज कर रहे हो ना, साइकोमोटर डोमेन आ गया। कंस्ट्रक्शन, कुछ चीज बना रहे हो, आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, वहां पे भी तो आपको अपने मसल्स यूज करने हैं कि नहीं? बिल्कुल यूज करने। तो बस हो गया, ये साइकोमोटर डोमेन है। हमने कल पढ़ा है ना ये टॉपिक, तो बस मैं पूरा कनेक्टिविटी में पढ़ा रही हूँ कि एक के बाद आपको कौन सी टॉपिक समझ में आ जाएगी। अदरवाइज पढ़ने को तो बहुत कुछ है ना। आपको इसके बाद ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए, इसके बाद ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए, तो जो जिससे इंटरकनेक्टेड है मैं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो एग्जाम में चीज़ों को भूलोगे नहीं। अदरवाइज इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो खिचड़ी पक जाएगी, है ना, कि हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए एक के बाद जो है मैं वैसा पढ़ा रही हूँ। तो मूल्यांकन का अर्थ है दृष्टिकोणों, उद्देश्य, रुचि और अन्य लक्षणों जैसी विशेषताओं का मूल्यांकन। और साइकोमोटर डोमेन में मूल्यांकन में अपने हाथों का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थियों के कौशल का आकलन करना शामिल, जैसे कि लिखावट, निर्माण और परियोजना में।
कंटिन्यूस का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि निरंतर शब्द मूल्यांकन में नियमितता को संदर्भित करता है कि कंटिन्यूस होना चाहिए कोई चीज, तो आप मूल्यांकन कैसा करो, आप क्या करो, लगातार कर रहे हो, निरंतर आप मूल्यांकन कर रहे हो। अब निरंतर कैसे होता है, जैसे कि आप डेली कर रहे हो, वीकली करो, मंथली, आप मंथली टेस्ट ले रहे हो, आप कुछ भी चीज पढ़ा रहे हो हफ्ते में, यानी कि आप 5 दिन पढ़ाए, 6वें दिन आप पेपर ले लिए, उनका टेस्ट ले लियो, आज क्लास टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक, आज जो मैंने पढ़ाया कल तुम्हारा टेस्ट है, ये डेली मूल्यांकन हो गया। समझ में आया? तो ये है, यानी कि नियमितता बनी रहनी चाहिए, नियम से बिल्कुल होना है, और निरंतर वो होता है कंटिन्यूस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे भी बताया गया है कि द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लाइज द इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज कैरिड आउट इन बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। व्यापक शब्द का अर्थ है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र में किया जाता है। व्यापक है क्योंकि, क्लियर है? कहीं पे कुछ डाउट, ये सभी चीजें मैंने आपको समझा दी है। वही चीज अब यहाँ पे लिखी भी हुई है कि सीसीई की यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दो शब्द हैं, यानी कि एक निरंतर मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। आप सतत की बात करो तो कंटिन्यूअल है, पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट इसमें आता है। कंटिन्यूअल एस्पेक्ट मतलब लगातार, और कुछ कुछ अंतराल के बाद मतलब कि वहां पे समेटिव एस्पेक्ट जोड़ा, योगात्मक वाला जुड़ा। योगात्मक आप बात करोगे तो यानी कि एट द एंड ऑफ यूनिट और टर्म, यानी कि आप लास्ट में कर रहे हो, यानी कि एनुअल एग्जाम आपने जैसे कि ले लिया, उसको आप समेटिव बोल सकते हो। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करोगे तो फॉर्मेटिव के अंतर्गत क्या आएगा, आपने, हम मानकर चलते आपने कुछ पढ़ाया, आप कुछ पढ़ाए, तुरंत पूछो समझ में आया, अब खड़े हो जाओ, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया, आप मतलब इवैल्यूएट करो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अभी बताओ क्या पढ़ाया गया अभी तुमको क्लास में, बच्चा बता रहा है, ठीक, आज तो ये क्या है, कंटिन्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि बिल्कुल चल रहा है। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, अभी जस्ट मैंने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा आप मिटा दो, उसके बाद पूछो, खड़े हो, चलो बताओ क्या लिखा गया था ब्लैक बोर्ड में, ठीक है? कोई पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तुरंत दूसरे बच्चे को खड़ा करो, फिर पूछो क्या इसने अभी क्या पढ़ा है, बताओ। तो ये है कंटिन्यूअल एस्पेक्ट, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? यदि हम व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें, तो यहाँ पे तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी आ जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट आप देख रहे हो, जब हम पूरा सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास उसके शैक्षिक क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है और सह शैक्षिक क्षेत्र को भी सम्मिलित किया। सह शैक्षिक क्षेत्र में यानी कि जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यचर्या गतिविधियां हो रही, उसमें वो बच्चे का परफॉर्मेंस क्या, पढ़ाई में तो ठीक है, अच्छा है, क्या वो बाकी स्पोर्ट्स में, बाकी एक्टिविटीज में सही है? हाँ बिल्कुल। तो ये इसके अंतर्गत आ गया, ठीक, समझ में आया? आई होप ये टेबल आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े हम लोग। अब वही चीजें लिखी हैं कि सीसीई के बारे में अचानक से ऐसी जोड़ दिया गया, अचानक से इसको बस जोड़ दिया गया कि उससे पहले भी कोई चर्चा हुई थी हमारे देश में कि इसको लाते हैं। तो 2009 के अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लाने से पहले इस पर काफी चर्चा हुई थी और काफी लोगों ने कहा था कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए हमारे देश में। उसी संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है कि हमें ना कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लाना है, सीसीई को हमको लाना है, ठीक। और ये जो है, और ये कौन से एस्पेक्ट में होना चाहिए, ये शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते, स्प्रेड ओवर द टोटल स्पैन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम। एक बार फिर रीड करती हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन विच स्टेट्स दैट comprehensive and continuous evaluation should incorporate both scholastic and non-scholastic aspect of evaluation spread over the total span of instructional time। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 जिसमें कहा गया है कि व्यापक और सतत मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, जो कि अनुदेशात्मक समय की कुल अवधि में फैला हुआ है।
यानी कि आपको ये समझना है कि इन्होंने सिफारिश की, इन्होंने क्या कहा कि हम अपने देश में लाएंगे, क्या लाएंगे, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन। नाम देखिए क्या है यहाँ पे, CCE का। उन्होंने कहा था 1986 की शिक्षा नीति ने कि हम लाएंगे, बिल्कुल शैक्षिक में भी लाएंगे और गैर शैक्षिक में भी लाएंगे, और पूरे यानी कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पूरा इंस्ट्रक्शनल टाइम जितना भी हम बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, हर एक क्षेत्र में हम उसे सम्मिलित करेंगे। हर एक कुल अवधि, अनुदेशात्मक समय की कुल अवधि में हम पूरा इसको सम्मिलित करेंगे। मूल्यांकन उनका होना चाहिए, वो भी सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आई, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा सुन लो पहले। ये तो आपने, ये मैंने अब बता दिया कि क्या कहा। आपसे पूछा जाएगा कि CCE लिखा कि किसने जो है इसके बारे में रिकमेंड किया था, सिफारिश किसने की थी। 1986 की शिक्षा नीति ने, फिर उसके बाद 1992 की शिक्षा नीति ने, कोठारी आयोग ने, मुदलियार आयोग ने। आपको ये याद रखना है 1986 की शिक्षा नीति ने कहा है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक, फिर उसके बाद में NCF 2005 ने भी कहा है। NCF 2005 क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने भी क्या कहा है कि स्कूल बेस्ड कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू, उसने कारण भी बताया कि होना चाहिए। यानी कि NCF 2005 जो है राष्ट्रीय नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक मिनट है ना, मैं हिंदी में इसका मीनिंग भूल रही हूँ। NCF, एक मिनट में बताती हूँ। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर रूपरेखा, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। एकदम मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया था ये, इसका फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000। NCF 2005 भी याद रखोगे, मोर देन इनफ है, पूछा नहीं जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए आपको। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने भी कहा है कि हमें जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए, तो उसका उन्होंने कारण भी बता दिया है। रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द चिल्ड्रेन, जब हम इसको लाएंगे ना, जब हम बिल्कुल सतत यानी कि निरंतर जब उनका मूल्यांकन करते रहेंगे और व्यापक में शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। जब हम ये सब एरिया में यदि हम बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे ना, तो हम उनको ना तनाव से बचा सकते हैं, उनका हम तनाव कम कर सकते हैं। अब देखो, कोई चीज़ हम डेली पढ़ते हैं तो अलग होता है। अब वो चीज़ हमने एकदम पूरा इकट्ठा करके इतना कुछ रख लिया और सोचेंगे एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं होता। ऐसा लगेगा बर्डन है, दिमाग में लगेगा, अरे यार बहुत इतना सारा पढ़ने को है। मतलब बस हम साइज देखते रह जाएंगे, इतना सारा बस सारा करते हुए एग्जाम आ गया और हमने पढ़ा नहीं। क्लियर है? तो हम जब डेली उनको टास्क देंगे कि तुम पढ़ कर क्या, तुमको समझ में आया, क्लास में अटेंटिव होकर, यानी कि उनको पता है कि यदि हम ध्यान से सुनेंगे नहीं और हमसे तुरंत क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बच्चों में तनाव कम कर सकते हैं। मेक इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर, हम इसको यदि ला देंगे ना, तो हम मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बना लेंगे। ला दिए यानी कि बिल्कुल हमने ला दिया, तो अब वैसा करेंगे हम। ठीक, फिर प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग, रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक के लिए स्थान प्रदान करेंगे हम यदि ला दिए तो। यानी कि रचनात्मक शिक्षण, क्रिएटिव टीचिंग, ये नहीं कि बुक देख रहे हैं और बस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्रिएटिव, बच्चों को थोड़ा कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा अपनी ओर से, जब आप एफर्ट डालोगे बच्चा एफर्ट डालेगा, आप कुछ ऐसा दिखाओ कि क्रिएटिव होना चाहिए। कि हम हमेशा तो पढ़े हैं कि इसको ऐसे ऐड करना है, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल पता है। 22 × 22 लिख देना है, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 फिर उसके बाद 2 2 4, 2 2 4, ये तो अपने को पता है। लेकिन आप इसमें क्या एक्स्ट्रा करवा सकते हो, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप केवल डायरेक्टली 4 2 2 4 यानी कि 20 को आप 22 से कर दो, यानी कि आपको डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व करके ईजियर वे में इसको एक तरीके से ऐसे सॉल्व किया जाता है।
मतलब क्रिएटिव टीचिंग आप लोगों को बता रही है, यानी कि वहां पे हम कैसे कर सकते हैं ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लेट से हम मान करके चले 22 इंटू 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया, 484 आया, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया हमको। फिर उसके बाद में हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, है ना। 20 प्लस 2 इंटू 22 ये हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक जीरो यहाँ पे डाल दो, 44 यहाँ पे लिख दो, ऐड कर दो, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा, ये आ गया। इस तरीके से आपने केवल 22 में 2 का गुणा किया और तो कुछ नहीं किया ना, आपने नहीं किया, आंसर वो तब भी वही आया, अभी भी वही आया। अब इसको और भी इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, और भी इजी वे में सॉल्व किया, तो ये क्या है, क्रिएटिव, यानी कि एक तो है ठीक है ऐसे सॉल्व करेंगे ही हम, उसके अलावा आप और किन किन तरीकों से सॉल्व करवा सकते हो। तो जब ये होगा कि सतत मूल्यांकन हो रहा है और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, तो टीचर कुछ एक्स्ट्रा चीजें सोच रहा है और फिर उसके बाद बताओ क्या पढ़े हो, क्या सिखाया मैंने, बताओ, ठीक है, ये चीजें भी हो पाएंगी। फिर क्या हो रहा है, प्रोवाइड अ टूल फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर प्रोड्यूसिंग लर्नर्स विथ ग्रेट स्किल। अब बच्चे जब अधिक चीजें सीख जाते हैं तो उनमें अधिक कौशल आने लगता है, तो कौशल का विकास भी हो जाएगा बच्चों में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, बिल्कुल लेजी नहीं बनेंगे ना, लेजी नहीं बनेंगे तो एकदम अटेंटिव रहेंगे, सीखते रहेंगे, हाँ हमको ये ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, हमको जो है, क्यों, क्योंकि जब व्यापक मूल्यांकन हो रहा है तो उनकी शैक्षिक गतिविधियां भी देखी गई, सह शैक्षिक गतिविधियां भी देखी जा रही हैं, तो वहां पे भी उनको अच्छा ही करना है, ठीक। फिर इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, किसकी, सीसीई की। तो सीसीई की प्रकृति की यदि हम बात करें तो द नेचर ऑफ द सीसीई इज सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सभी बाल विकास के एक्सक्यूज मी प्लीज, इसकी प्रकृति इतनी व्यापक है कि बाल विकास के लगभग सभी पहलुओं को सम्मिलित की है। सभी पहलुओं का अर्थ क्या होता है, सभी पहलू इसने पहले बता दिया। इट इंटीग्रेट्स असेसमेंट विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एम्फसाइजिंग असेसमेंट ऑफ लर्नर एबिलिटीज इन स्कॉलस्टिक एरियाज अलोंग विद को स्कॉलस्टिक एरिया। इसने लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया है। यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन को एकीकृत करता है। पढ़ाया कैसे जा रहा है, पढ़ कैसे रहो, पढ़ाया कैसे जा रहा है, पढ़ कैसे रहो, दोनों को सम्मिलित कर लिया, ठीक। फिर सह शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ ये क्या किया के साथ साथ शैक्षिक विद्वान नहीं, सह शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में सीखने की क्षमताओं के आकलन पर भी जोर देता है ये। और वही चीज आगे लिखी हुई है, इतनी सारी चीजें आप लोग पीडीएफ में इसको रीड कर लेना, है ना, पीडीएफ में इसको रीड कर लेना कि क्या है क्या नहीं, प्रकृति को आप लोग एक बार देख लेना कि क्या है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शैक्षणिक क्या होता है, शैक्षणिक के अंतर्गत क्या होता है बताइए। तो शैक्षणिक के अंतर्गत आता है आपका असाइनमेंट्स दे दिया गया, प्रोजेक्ट दे दिया गया, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक। स्कॉलस्टिक एरिया इंक्लूड्स ऑल दोस एकेडमिक एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि विभिन्न विषयों से जो संबंधित है, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हो रही हैं, वही तो शैक्षणिक है, ठीक। और द टर्म स्कॉलस्टिक रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और द ब्रेन, which are related to intellect or the brain. It is related to the assessment of learners in curricular subject. It includes assignments, projects, practical, etc. The desirable behavior related to the learner's knowledge, understanding, application, evaluation, analysis, and creating in subjects, and the ability to apply it in an unfamiliar situation are some of the objectives in scholastic domain. क्या बताया गया कि शैक्षणिक क्षेत्रों में उन सभी शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न विषयों से जुड़े होते हैं, विभिन्न विषयों से जुड़े होते हैं, ठीक। अब बोला जाता है ना शैक्षणिक, मेरा ना शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ हो गया, शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ हो गया यानी कि आप यदि कक्षा 9वीं में गए हो तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं कि आप मैथ्स बस पढ़े जा रहे हो या साइंस बस पढ़े जा रहे हो या सोशल बस पढ़े जा रहे हो, है ना, ये हिंदी बस आपको अच्छी लग रही है, इंग्लिश बस अच्छी लग रही है, संस्कृत, आपको सबको पढ़ना है। विभिन्न विषय इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक। और स्कॉलस्टिक उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो बुद्धि या मस्तिष्क से संबंधित है,
क्लियर है। और यह पाठ्यक्रम विषयों में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित है। पाठ्यक्रम विषय यानी कि सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे का मूल्यांकन यानी कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक। और इसमें असाइनमेंट्स आ जाते, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। असाइनमेंट दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, इस पर प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आओ, ठीक। और शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण और विषयों में सृजन से संबंधित वांछनीय व्यवहार और अपरिचित स्थिति में इसे लागू करने की क्षमता स्कॉलिस्टिक डोमेन के कुछ उद्देश्य हैं। यानी कि आपने जो सीखा क्या आप उसको लागू कर पा रहे हो? आपने जो सीखा क्या आप उसको लागू कर पा रहे हो? हाँ बिल्कुल लागू। हम जैसे कि हम थ्योरी, साइंस में हम थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, कक्षा 9वीं में 10वीं में आप सभी ने पढ़ा होगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़े हो? आपने प्रैक्टिकल किया, साइंस प्रैक्टिकल किया, होता था ना, बिल्कुल होता था। उसमें जैसे कि हमने पढ़ लिया, हमने क्षार, अम्ल ये सब पढ़ा है, ठीक है। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, लिटमस पेपर हमने पढ़ा, तो ये सभी चीजें हम सभी ने पढ़ी। एक बार हमने थ्योरी पढ़ लिया, पूरा सिद्धांत क्या उसको पढ़ा, फिर उसके बाद जाकर के हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा क्या हम लागू कर पा रहे हैं? हो गया, हमारा प्रैक्टिकल हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मूल्यांकन क्या है शैक्षणिक में, शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि स्कॉलिस्टिक का क्या मतलब होता है? शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आएगा? तो आपका बुद्धि कैसा काम कर रहा है ना, सभी विषय में आप कैसा हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो वही है, तो है स्कॉलिस्टिक। अब यानी कि वही चीज लिखा है, देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखा है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, साइंस, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, गेम, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, सभी विषय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो कि मैंने आपको समझाया था कि टूल्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्कॉलिस्टिक एरिया क्या 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 उपकरण है जिससे हम शैक्षणिक क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन का आकलन कर सकें। तो एक होता है इवैल्यूएशन, को मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है। फॉर्मेटिव में होता क्या है, तो इसमें पहले मैं समेटिव बता देती हूँ। रिटर्न एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि लास्ट में जब हमारा जो एनुअल पेपर होता है तो उसमें देखो 5 नंबर का 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर होता है, यानी कि लघु उत्तर लिखना रहता है, फिर दीर्घ उत्तर लिखना रहता है, बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, आता है ना। इस तरीके से प्रश्न आता है कि नहीं, प्रश्न पत्र आता है, सभी का आता है, ठीक। तो ये हो गया समेटिव असेसमेंट, यानी कि एट द एंड ऑफ द टर्म हम कर रहे हैं, यानी कि वार्षिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, ये समेटिव असेसमेंट हो गया, ठीक। कौन सा है ये, तो फॉर्मेटिव के अंतर्गत आया, सॉरी किसके अंतर्गत आया, स्कॉलिस्टिक के अंतर्गत आया, शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शैक्षणिक क्षेत्र मतलब सभी विभिन्न विषयों में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक। फिर हम फॉर्मेटिव की बात करें तो इसमें क्या आता है, जैसे कि क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, पोर्टफोलियो एनालिसिस, टेक्निक्स क्या, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, क्विज, कलेक्शन, प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, एलोकेशन, ग्रुप डिस्कशन, क्लब एक्टिविटीज, डेमोन्स्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ, ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग, जैसे कि फॉर्मेटिव के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि हमने दे दिया कि प्रोजेक्ट बना करके लाना, प्रोजेक्ट बना करके, ये असाइनमेंट है, फाइल कंप्लीट करके लाना, फाइल कंप्लीट करके लाना है। फिर हमने ना चेकलिस्ट दे दिया, चेकलिस्ट मतलब पता है क्या होता है, क्वेश्चन दे देना, जैसे कि मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे दूं और बोलूं कि कल आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर के आना, तो वो होता है चेकलिस्ट। क्या आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक की चेकलिस्ट कर ली, आपने बोला हाँ हमने कर ली है चेकलिस्ट, ठीक। तो ये सभी चीजें फॉर्मेटिव में होता है, यानी कि मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, क्या समझ में आया तो चलो सॉल्व करके दिखाओ, क्विज ले लो, ठीक है, क्विज हो गया। फिर इस तरीके से डिबेट्स हो रहे हैं, जो भी हमने जो कुछ पढ़ा उस पर आपका वाद विवाद होना चाहिए, चलो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, चलो इस पर आप लोग वाद विवाद आपका होना है, डिबेट होना चाहिए। तो ये सभी चीजें फॉर्मेटिव के अंतर्गत आती हैं। इसका योगदान केवल 40% रहता है मूल्यांकन के अंतर्गत, और इसका 60% योगदान होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। किसके मूल्यांकन, तो शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोग, क्यों, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो इस पर जो है हमारा परसेंट बनता है कि नहीं, लास्ट में हमारा एग्जाम होता है, ठीक। फिर उसके बाद को स्कॉलिस्टिक शैक्षणिक गतिविधियों में क्या आएगा, तो दिस इंक्लूड्स असेसमेंट इन को स्कॉलिस्टिक एरिया सच एज लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, स्पोर्ट्स, गेम्स as well as other co-curricular activities. The CC is an effort to address all these aspects in a holistic manner. The desirable behavior related to learners
Life skill, attitude, interest, value, co-curricular activities and physical health are described as skills to be acquired in co-scholastic domain. इसमें सह शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, खेल, खेल के साथ साथ अन्य सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। और सीसी इन सभी सीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और इन सभी पहलुओं को समग्र रूप से संबोधित करने का एक प्रयास है। समग्र विकास, समग्रता, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका एक उद्देश्य है। किसका? यदि एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना। फिर क्या है? शिक्षार्थी के जीवन कौशल, दृष्टिकोण, रुचियां, मूल्यों, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित वांछनीय व्यवहार को सह शैक्षणिक डोमेन में हासिल किए जाने वाले कौशल के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि हम मान करके चले, मैं ना चेस बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छा चेस खेलता हूँ, तो चेस ये कैसे, और बच्चा घर में थोड़ा बहुत जाना है, स्कूल में और ज़्यादा जाने लगा, मुझे ना चेस नहीं आता खेलने। कहाँ से सीखे तुम? मैं ना अपने स्कूल डेज से सीखा हूँ। स्कूल में मेरे पढ़ाया जा, स्कूल में हमारे ना चेस होता था, तो वहाँ पे मुझे ना बताया गया कि ऐसे खेलते, तो मैं स्कूल में खेलता था। कैरम आता है? हाँ आता है। कहाँ सीखा तुमने? मैंने ना अपने स्कूल में सीखा। डांस आता है? डांस मुझे ना, मैंने जो भी स्कूल में सीखा वो मुझे आता है। सिंगिंग आता है? हाँ, हमारे स्कूल में ना बिल्कुल सिखाया जाता था, म्यूजिक की क्लास होती थी, ठीक है। और तो ये क्या है? ये इसके अंतर्गत सह शैक्षणिक के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। समझ में जहाँ पे हम पढ़ाई शैक्षणिक के अंतर्गत का आता है और सह शैक्षणिक के अंतर्गत बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, सह पाठ्यचर्या गतिविधियां, इसके अंतर्गत सभी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। क्लियर है? बस वही चीज लिखा है। देखिए, लाइफ स्किल क्या है, जीवन कौशल, एटीट्यूड क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, एस्थेटिक परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कैसा है, आप क्या बना पा रहे हो, क्या नहीं बना पा रहे हो। जैसे कि बोलते हैं ना बहुत स्कूल में, जैसे कि सलाद कंपटीशन होता है, चोटी कंपटीशन होता है, मेहंदी कंपटीशन होता है, रंगोली कंपटीशन होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, ये सभी कंपटीशन होते हैं। तो ये कंपटीशन में फिर इवन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो को स्कॉलिस्टिक एरियाज के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें देखो कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। बस समझ में आया? मूल्यांकन हो रहा है, तो बस यहाँ से हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। चीजें समझ में आई आप लोगों को? फिर क्या है? टूल्स फॉर असेसिंग को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स। क्या है? उपकरण जिसके माध्यम से ये सह शैक्षणिक को हम जिसका आकलन कर सकें। तो इसके लिए पहलुओं को आकलन कर सके तो कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। देखिए, जैसे जज बैठते हैं, बिल्कुल एकदम डांस कर रहे हो, एकदम देखेंगे, एकदम शांत होकर के देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेटिंग स्केल, रेटिंग दे देते हैं। इन्वेंट्रीज, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स पूरा रख रहे हैं। सोशियोग्राम्स, इंटरव्यू हो रहा है। फिर पोर्टफोलियो हो गया, ई पोर्टफोलियो हो गया। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, रनिंग रिकॉर्ड्स हो गया, टाइम सैंपल्स हो गया, इवेंट टाइम सैंपल्स मतलब समझते हो कि इतने टाइम में आपने क्या किया है, जैसे कि दौड़ाया जा रहा है, ठीक है, कितने टाइम में आप वहां पे दौड़ पाए हो, ठीक। फोटोग्राफ्स हो गया, फिर ऑडियो वीडियो हो गया। ऑडियो वीडियो मतलब कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कि डांस वाला डांस कंपटीशन की बात बताई जा रही है, ठीक, समझ में आया। तो ये उपकरण है जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से जो सह पाठ्यचर्या पहलू है उनका जो है सह पाठ्यचर्या यानी कि सह शैक्षणिक जो पहलू है उनका आकलन किया जाता है इन सभी उपकरणों के माध्यम से। समझ में आया? बस वही चीज लिखा है। अब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने बताया था, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है और समेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है, वहां पे मैंने आपको समझाया ना। ये होता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन के अंतर्गत एक निर्देशात्मक खंड के अंत में किए गए मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यह निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। यह आमतौर पर पाठ्यक्रम ग्रेड या प्रमाणन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड या सर्टिफिकेट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये बच्चा 9वीं कक्षा पास कर लिया, ठीक है, 9वीं का सर्टिफिकेट दे दो इसको। तो ये क्या है, योगात्मक है, लास्ट में होगा, यानी कि लास्ट में एग्जाम ले रहे थे, इवैल्यूएशन कंडक्ट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सेगमेंट, एट द एंड, लास्ट में,
ठीक है, और इट डिजाइन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। क्या हमने आपको कक्षा 9वीं में जो पढ़ाया, लास्ट में बताओ एग्जाम क्यों लेते हैं कि जो पढ़ाया गया 9वीं का जो पाठ्यक्रम रहा है, क्या बच्चे ने पढ़ लिया? यदि पढ़ लिया, एग्जाम हो गया, बच्चा पास हो गया, 10वीं में पहुंच गया, ठीक है। तो वही होता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव में क्या होगा? तो फॉर्मेटिव में यदि हम बात करें तो फॉर्मेटिव में रचनात्मक आकलन के अंतर्गत क्या आता है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी यूज्ड टू असेस द टीचिंग लर्निंग ऑफ द सिलेबस. In order to help the student and improve their performance levels, the school shall diagnose their learning difficulties through formative test right from the beginning of the academic year and bring it to the notice of parents at appropriate interval of time. They will recommend suitable remedial steps to enhance their learning capability. Similarly, specially gifted children should be provided with further reinforcement by giving them additional assignments, enrichment material and mentoring. The formative assessment should normally be made on recorded evidence based on anecdotal records to be maintained by the class teacher or the subject teacher. रचनात्मक आकलन के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो पाठ्यक्रम के शिक्षण अधिगम का आकलन करने के लिए औपचारिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा और छात्रों की मदद करने और उनके मार्गदर्शन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्कूल शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से ही रचनात्मक टेस्ट यानी कि फॉर्मेटिव टेस्ट के माध्यम से अपनी सीखने की कठिनाइयों का निदान करेंगे और समय के उचित अंतराल पर इसे माता पिता के ध्यान में लाएंगे कि क्या बच्चा, हम ना आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, डेली इसको होमवर्क देते हैं, बच्चा आपका होमवर्क करके नहीं आता है, होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करके नहीं आया, बताओ घर में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी क्लास में पूछो कुछ जवाब ही नहीं देते, क्या है कारण? घर में पढ़ाई नहीं करता क्या? तो ये सभी चीज़ें होती हैं कि नहीं? स्कूल में बिल्कुल होती हैं। तो बस ये वो रचनात्मक के अंतर्गत ये सभी चीजें, यानी कि डेली आप टास्क दे रहे हो, बच्चा करके नहीं आ रहा है, ठीक, तो वही क्या है? फॉर्मेटिव रचनात्मक। फिर उसके बाद वे अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कदमों की सिफारिश करेंगे, माता पिता के ध्यान में लाएंगे कि सीखने में कठिनाइयां आ रही हैं तो उसका निदान करें। फिर उसके बाद उसमें उपयुक्त उपचारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे और इसी तरह विशेष रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त असाइनमेंट, संवर्धन सामग्री और सलाह देकर उन्हें और सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाना चाहिए और औपचारिक मूल्यांकन सामान्य रूप से कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा बनाए जाने वाले उपाख्यानों के रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि हम मान करके चले कि साइंस टीचर है, साइंस टीचर बोल रही है साइंस का ना एक भी होमवर्क करके नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल। मैथ्स टीचर बोल रही है मैथ्स का कुछ भी क्वेश्चन दो, बाकी लोग सब सॉल्व करते हैं, इसका बस होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता, बाकी सब किए रहते हैं। तो यानी कि या तो विषय शिक्षक रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रख रहे हैं कि ठीक है ये तुम बिल्कुल नहीं करते हो, वो फॉर्मेटिव है, ठीक है, या फिर क्लास टीचर के पास में पूरा रिकॉर्ड है कि क्यों आज तुम्हारी कंप्लेन आई है, मैथ्स टीचर तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी कि तुम मतलब मैथ्स में अटेंटिव नहीं हो, क्या कारण है, तुमको समझ में नहीं आता मैथ्स, मतलब कि मम्मी पापा को तुम्हारे बताना पड़ेगा क्या कैसे पढ़ाई आजकल नहीं हो रही, ऐसा शिक्षकों के द्वारा बोला जाता है। तो इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आया? यानी कि डेली करवाओ, डेली पूछो, डेली पता चलता जाएगा आपको, ये होता है फॉर्मेटिव के अंतर्गत। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। कौन सा टॉपिक? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि आपका पेपर 2 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। पेपर 2 में ये आपका दिया गया और डेफिनेटली इसे देखना क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए टॉपिक को अच्छे से करना, जितनी चीज़ें बताई गई हैं इतना कर लोगे मोर देन इनफ है, इसमें से ही आने वाला है आपका क्वेश्चन। तो आपको बस अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया बस उसी तरीके से आप बस पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।